नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत साथियों, बाजार की चर्चा करेंगे। उससे पहले आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो गवर्नर है उसकी शक्तियों को चैलेंज करते हुए 5 जजों की पीठ ने एक फैसला दिया है और कहा है कि गवर्नर के पास में वीटो पावर नहीं है। जैसे कि आप जानते हो कि तमिलनाडु वाला एक केस है, वहाँ पे क्या है कि जो गवर्नर ने कुछ बिल जो है होल्ड कर दिए थे और उन बिलों पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया था। गवर्नर के अधिकार होते हैं या तो उन बिल पर वो साइन करे, और साइन नहीं करता तो वो उसे परामर्श के लिए राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, और अगर राष्ट्रपति ने उसके ऊपर कोई टिप्पणी की है या कोई संशोधन किया है तो वो 3 महीने के अंदर आ जाएगा। जैसे कि राष्ट्रपति के पास में क्या होता है, अभी अगर लोकसभा से कोई बिल पास हुआ है तो लोकसभा में राज्यसभा से पास होगा तो फिर जाएगा वो राष्ट्रपति के पास में। तो राष्ट्रपति एक बार उस बिल को वापस कर सकता है, लेकिन दूसरी बार के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। अगर दूसरी बार से वो फिर से लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर चला गया तो राष्ट्रपति बाध्य है उसे उस पर हस्ताक्षर करने ही करने हैं। लेकिन जो गवर्नर है किसी राज्य का, जो राज्यपाल होता है ना, उसके पास में ये पावर है कि वो उसे होल्ड रख सकता है। कितने दिन तक होल्ड रख सकता है इसकी कोई सीमा नहीं थी। तो अभी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो फैसला दिया है 5 जजों की पीठ ने, उन्होंने कहा है कि भाई इस पे आपको अगर फैसला लेना है तो जल्दी लीजिए, आप इसको अनिश्चित काल के लिए होल्ड ही नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो फिर हम हस्तक्षेप करना पड़ेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट को, और फिर उस बिल के ऊपर कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा। अनुच्छेद में हमारे भारत के संविधान में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसको एक विशेष अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी चीज़ में कहीं भी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आता हो, वो अपनी उस पावर का इस्तेमाल करके फैसला दे सकते हैं किसी भी लिए। तो ये एक तरह से गवर्नर की शक्तियों को चैलेंज करना माना जा रहा है। पिछली बार भी इस बात का बहुत हवा मचा था कि क्या राष्ट्रपति से बड़े हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट, क्या राष्ट्रपति को आदेश दे सकते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट। देखने योग्य रहेगा क्या बात। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई की तरफ से बड़े सख्त और बिल्कुल जो फ्रॉड गर्दी चल रही है उसको रोकने के लिहाजे में एक मतलब नियम बना दिया गया है कि जो 1600 सीरीज है ना, 1600, अब 1600 सीरीज से आपके पास जो बैंक है, जो फाइनेंस से रिलेटेड है, या जो म्यूचुअल फंड है, या आपके पास में आए दिन कॉल आती रहती होगी कि आप SIP कर लो, आप स्टॉक मार्केट में काम कर लो, या एक इंश्योरेंस चिपका देते हैं आपको। मतलब अब होता क्या था कि आपको प्राइवेट नंबरों से कॉल आती थी तो आप परेशान रहते थे कि यार करें तो करें क्या। आप सोचते थे किसी परिजन का नंबर है, आप उसे उठा लेते थे, और फिर वही पुरानी, आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो, आपको करना है क्या, हम आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस ही है, टर्म इंश्योरेंस ही है। तो इस तरह से जो फ्रॉड गर्दी बढ़ रही है, इस तरह से कोई किसी का मित्र बन के आपका OTP चुरा ले रहा है, आप हम वहाँ मिले थे, यहाँ मिले थे, तो मतलब कोई भोली जनता है कुछ भी कर लेते। तो जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, उसकी तरफ से सख्त निर्देश कर दिए गए हैं, और ये वर्ष 2026 के मार्च तक सभी जो NBFC हैं या बैंक हैं या जो सबके ऊपर ये नियम लागू कर दिया जाएगा। सेबी भी सख्त हो गई है। सेबी ने सख्ती भरे लिहाजे में सभी को चुनौती देते हुए या चेतावनी भरे लफ्जों में कहा है कि भाई सावधान हो जाओ, और जो अगर आप गवर्नमेंट की बॉन्ड और सिक्योरिटी बॉन्ड में निवेश करते हो तो रजिस्टर्ड जो NSE और BSE पर रजिस्टर्ड हैं उनमें ही निवेश करो। अगर आप उनमें निवेश नहीं करोगे और आपके साथ में कोई फ्रॉड गर्दी हो जाती, उसके लिए सेबी जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि जैसे गोल्ड के ऊपर सेबी ने अपने सर्कुलर जारी किया था, ऐसा ही अभी बॉन्ड के ऊपर भी कर दिया है। अगर बात करोगे NSE में, तो NSE में सेबी के 28 जो लिस्टेड बॉन्ड है, और जो BSE की बात करोगे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो उसमें 33 रजिस्टर्ड बॉन्ड है। बॉन्ड जनरली क्या होता है, किसी भी कंपनी की गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है, बॉन्ड को कहलाता है। स्टॉक के अंदर आपको कभी भी बेचने और खरीदने की बाध्यता होती है, मतलब कभी भी आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो, लेकिन बॉन्ड में ऐसा नहीं रहता। सेबी को ऐसा क्यों करना पड़ा? सबसे पहले ये समझो बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड है किसी भी चीज़ के लिए बंध जाना। अगर मैंने किसी कंपनी का बॉन्ड खरीदा, मान लो मैंने IRFC का बॉन्ड खरीदा वर्ष 2030 तक के लिए, तो जो उसकी बॉन्ड यील्ड है, मान लो उस पर लिखा है कि 10% की बॉन्ड यील्ड है, तो मुझे हर साल 10% जो दिया गया समय है उस पर वो पैसा मिलता रहेगा जो मेरा ब्याज है। बट बाकी वो जो बॉन्ड है ना, वो मैच्योर होगा वर्ष 2030 में। ऐसा नहीं है कि मैं कल जाकर खड़ा हो जाऊँ, बोले ला मेरे पैसे दे, मैं नहीं खेलता, 1 लाख रुपए जमा करे थे, मुझे 10,000 नहीं चाहिए तो मेरे पैसे दे दे। लेकिन आपने बॉन्ड खरीदा है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदी है, हाँ वो भी ट्रेड होती है, जैसे शेयर ट्रेड होते हैं वो भी ट्रेड होती है। बट आप कंपनी पर क्लेम नहीं कर सकते कि आपको देना है, क्योंकि उसमें लिखा रहता है कि ये बॉन्ड मैच्योर होगा वर्ष 2030 में, तो 2030 में ही आप इसे लेने के लिए बाध्य हो, इससे पहले नहीं हो। और जो इक्विटी मार्केट होती है, जो शेयर बाजार है, वहाँ आपने आज लिया कल बेच दिया, कल लिया आज बेच दिया। तो बॉन्ड जर्नली क्या है, बॉन्ड का मतलब है शुद्ध हिंदी में कि किसी के साथ में बंध जाना,
बॉन्ड कहलाता है। बैंक और एनबीएफसी इन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री या एफएम हमारे जो निर्मला सीतारमन है उनसे क्या कहा है कि बैंकों के अंदर जो डिपॉजिट और क्रेडिट की जो डिफरेंस है ना वो बढ़ता जा रहा है। तो आपके जो एफडी के अंदर ब्याज मिलता है ना उसको जो म्यूचुअल फंड और जो और इक्विटी मार्केट है ना उस पर जो वो लगता है वही उसी के दायरे में से रखा जाए। हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो आपने सपोज करो 1 करोड़ रुपए बैंक में रखे आपको 7% के हिसाब से 7 लाख रुपए ब्याज मिला, तो वो 7 लाख रुपए पे आपका मतलब टीडीएस भी काट लेंगे, प्लस उसको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस मानते हैं उस पर टैक्स का दायरा भी बड़ा है। तो जो बैंक है उनका कहना है वित्त मंत्रालय से कि भाई इसे सही सिस्टम में करो, नहीं तो यही कंडीशन रही तो जो पैसा है ना ये पूरा का पूरा इक्विटी मार्केट में मतलब शेयर बाजार में इन्वर्ट होता चला जाएगा। जो भी एचडीएफसी आपको जान का आश्चर्य होगा कि एचडीएफसी यही समस्या को फेस कर रहा है कि उनके की जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो घट रही है और जो क्रेडिट ग्रोथ है जो बांटने की ग्रोथ है वो बढ़ती जा रही है। एनपीसीआई भी कंट्रोल में मतलब अलर्ट हो गए। एनपीसीआई, हाँ जी, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो ने भी हम फ़ोन पे, भीम पे, यूपीआई, गूगल पे जो भी हम चलाते हैं वो एनपीसीआई के अंतर्गत ही आते हैं। एनपीसीआई ने अभी क्या कहा है कि भाई देखो ये जो गूगल पे है या फ़ोन पे है या भीम यूपीआई है ना इनके तो अभी तक अथॉरिटी है, लेकिन अभी जो नई नई एप्लीकेशन आ रही है ना उनके ऊपर हम थोड़ा सा सर्कुलर ज़्यादा जारी करेंगे, मतलब इन पर थोड़ी सख्ती करेंगे और 18 महीने के अंदर 18 महीने का समय लगाएंगे इनका लाइसेंस देने के लिए। अभी हो क्या रहा है कि आपको आए दिन नई नई एप्लीकेशन आ जा रही है कि आप इससे पेमेंट करो तो आपको नई रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, आप इससे करो तो आपको नए रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। उससे आदमी भ्रमित हो जा रहा है, करें क्या तो करें क्या। और उस कंडीशन में क्योंकि आप जब भी पेमेंट करते हो आपकी पूरी उसमें भरनी पड़ती है अपने आइडेंटिटी, और उससे लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है क्योंकि आपका जो पर्सनल डाटा है वो किसके पास में है ये तो कोई तय नहीं है ना। तो इसलिए एनपीसीआई भी अलर्ट हो गया है। अब बात कर लेते हैं जो जापान है। जापान के अंदर जिस रफ्तार से जापान की करेंसी गिर रही है वह जापान के जो वित्त मंत्रालय है वो भारी चिंता में है। और इस कंडीशन में इस साल हो सकता है कि जापान अपने ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। जहां भारत के बैंक अपनी या भारत के आरबीआई गवर्नर अपनी ब्याज दरों में कटौती के आसार लगाए बैठे हैं, वहीं जापान के जो वित्त मंत्री है, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जो सोच कर बैठे कि भाई अब तो रेट बढ़ाना पड़ेगा, ब्याज दर बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि वहाँ पर जो उनका येन है ना, जैसा हमारे यहाँ रुपया है ऐसी जापान की करेंसी है येन, उनका ये येन जो है लगातार गिरता जा रहा है, लगातार गिरता जा रहा है। और वो जो गिरावट है ना वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अनसर्टेनिटी फील करा रही है। क्योंकि भाई जब रुपया ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है ना और अगर आपकी जो करेंसी आपकी जो इकोनॉमी है ना वो ट्रेड डेफिसिट में रहेगी ना, तो फिर उस कंडीशन में आपको अपने फॉरेन रिजर्व को खाली करना पड़ेगा, तो आपकी करेंसी और कमज़ोर होगी। हमें तो जो हमारे सर्विस सेक्टर से पैसा आता है उन्होंने संभाल कर रखा है। एनवीडिया का आए हैं नतीजे। एनवीडिया के नतीजे आए हैं कल अमेरिका के बाजार होने के बाद। एनवीडिया जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि चिप बनाती है। जिस तरह से एआई के चलते अमेरिका के बाज़ारों में गिरावट चल रही थी कि एआई बबल है, एआई बबल है, बबल फूट जाएगा, और इसी तरह से जब एनवीडिया के नतीजे आए ना उन्होंने अमेरिका के जो बाज़ार है ना उनका बिल्कुल मूड और माहौल ही बदल दिया। मूड बदल दिया, माहौल बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, ऐसी कंडीशन कर दी। वही कारण है कि आपको नैस्डैक 400 पॉइंट ऊपर, डाउजोन 2 मतलब 800 पॉइंट ऊपर, S&P 500 ऊपर, पूरे यूरोप के जो बाजार है ना उनके अंदर हरा रहा। क्योंकि ऐसा लगने लगा है कि भाई जैसा एआई के बारे में धारणा बनाई जा रही है कि एआई तो फेक है, एआई तो बबल है, मतलब ऐसा नहीं है। जो कंपनी जब बैलेंस शीट अपनी रिजल्ट जारी करती है तो रिजल्ट में कंपनी बताती है कि उन्हें कुछ प्रॉफिट भी हुआ है क्या नहीं। अमेरिका के अंदर जो मूड माहौल सुधरा है वही कारण है कि भारत के अंदर भी बाजार के अंदर बढ़त देखने के लिए मिली। बात करेंगे ना कि भारत का बाजार चढ़ा कि उसके पीछे का फैक्टर क्या है। पहले तो ग्लोबली फैक्टर पर नजर डाल देते हैं। ग्लोबली फैक्टर क्या है? अमेरिका में जब एनवीडिया के नतीजे आए तो एनवीडिया के नतीजे आने के बाद जो उनका डाउजोन और S&P 500 और नेस्डैक दिखा रहा था वो बढ़िया हरे में दिखा रहा था। और यही कारण रहा कि आप आज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी की, कल भी खरीदारी की, और खरीदारी भी बढ़िया कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कल 1200 कुछ करोड़ की खरीदारी करी थी, आज 800 कुछ करोड़ रुपए की खरीदारी करी। आज अगर एडवांस डिक्लाइन की बात करोगे तो जब BSE का एडवांस डिक्लाइन है वो 1350 शेयर उनको हरे में दिख रहे थे, 1700 कुछ शेयर जो है वो लाल में दिख रहे थे।
थे। आज बाजार के अंदर सबसे बड़ी अगर बढ़त के पीछे वजह है तो वो है ग्लोबल फैक्टर। ग्लोबल फैक्टर से मतलब ये है कि देखो अमेरिका छोड़ो, यूरोप, जो भी है ना, सभी के अंदर अगर तेज़ी है ना तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर भी तेज़ी है। और आपको भारत के अंदर जो तेज़ी है ना उनमें दिखेगा कि जो स्मॉल कैप शेयर है ना, मिड कैप शेयर है, उनमें नहीं है, केवल NSE वाले शेयर चढ़ रहे हैं, क्योंकि FI वही माल खरीदती है। अगर विदेशी संस्थागत निवेशकों की सोचें कि FII ने कितना माल खरीदा है तो आज FII ने 284 करोड़ रुपए का माल खरीदा है। और अगर घरेलू संस्थागत निवेशकों की बात करोगे, DIA ने 884 करोड़ रुपए का माल, 824 करोड़ रुपए का माल खरीदा है। अगर बात कर लें रुपये की तो रुपया हमारा 88 रुपये 71 पैसे पर कारोबार कर रहा है। बास्केट ऑफ करेंसी में डॉलर इंडेक्स जो है 100 रुपये 25 दशमलव पे कुछ पे पहुंच गया है। हम सोचे कि हमारा जो सेंसेक्स है वो 466 पॉइंट चढ़ गया। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 135 पॉइंटों की तेज़ी देखने के लिए मिली और निफ्टी के अंदर भी 139 पॉइंटों की तेज़ी रही। जापान के जो बाजार हैं, जापान के बाजार 1600 पॉइंटों की तेज़ी के साथ में कारोबार कर रहे हैं। जो पिछले गिरावट है सारी की सारी वो लेट डूबे वाले सनों में सब बराबर कर दिया। लंदन के जो बाजार है 59 पॉइंटों की वहाँ भी तेज़ी है। पेरिस के जो बाजार है 72 पॉइंटों की तेज़ी वहाँ पे भी दिख रही है। नेस्डैक, डाउ जोन और S&P 500 तीनों में हरियाली का ही माहौल है। अगर गिरावट कहीं है तो हांगकांग के बाजार में है, 25 पॉइंट के आसपास हांगकांग के बाजार टूटे हैं। और जापान के जो बाजार उसके चीन के जो बाजार है 26 पॉइंटों के आसपास की गिरावट उनमें भी देखने के लिए मिल रही है। अगर बात करें हम रुपये की कि हमारे रुपया कमज़ोर क्यों हुआ, तो जब भी मैं बोलता हूँ कि डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है तो बास्केट ऑफ करेंसी का एक पैरामीटर है कि डॉलर मजबूत होगा तो रुपया कमज़ोर होगा। आज रुपया हमारा 12 पैसे कमज़ोर हो गया। कल 88 रुपये 56 पैसे पे था, आज 88 रुपये 71 पैसे पे आ गया है। और अगर सोने की सोचें तो सोना जो है 1,23,900 पे पहुँच गया और चांदी जो है 1,56,000 पे वर्तमान में भी कारोबार कर रही है। ऑल ओवर जो ग्लोबली संकेत है वो तो ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं। आज बैंक निफ्टी ने लाइफ हाई नहीं बनाया, इतना तो है, लेकिन लाइफ हाई के करीब है। लेकिन आप लोगों को पोर्टफोलियो में कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा होगा। आप देख रहे होंगे यार लाइफ हाई हल्ला मच रहा है कि निफ्टी ने लाइफ हाई बना दिया, लाइफ हाई बना दिया। पोर्टफोलियो में तो कुछ है ही नहीं। कारण ये है कि जो विदेशी संस्थागत निवेशक खरीदते हैं या जो भी खरीदते हैं वो टॉप निफ्टी 50 की कंपनी खरीदते हैं, सेंसेक्स की खरीदते हैं, तो वही मूवमेंट दिखता है। आज जो DII ने एक रिकॉर्ड और तोड़ दिया है। DII ने वर्ष 2022 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वर्ष 2022 में DII ने लगातार 57 दिन तक खरीदारी करी थी। और इस बार अगर आप दिवाली की बिकवाली को हल्की फुल्की जो बिकवाली करी थी उसको हटा दें तो आज DII ने लगातार 59 दिन तक लगातार FII ने और DII ने माल खरीदा है। अब केवल एक चीज़ होती है कि अगर DII के माल खरीदने पे FII अगर रोक दे रही है ना, माल उतना बेच नहीं रही, तो अपनी जो मतलब DII के बलबूते पे हमारा बाजार देखो आज कहाँ खड़ा है। केवल FII रोक दे अपनी बिकवाली, वो खरीदे ना खरीदे वो अलग है। आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, DII माल क्यों खरीदी है। DII के पास में हर साल हर महीने आप मान के चलो कि अब इक्विटी की बात करोगे ना, इक्विटी में तो 30,000 करोड़ या 45,000 करोड़ के आसपास में आता है भैया। वो कहीं ना कहीं तो खरीदेंगे। आपको जान का आश्चर्य होगा साथियों कि मैं आपको बता दूंगा कि ये जो FII है ना, इन्हीं FII को 28 से 29,000 रुपये का जब इंडेक्स रहेगा ना, 28,000 का इंडेक्स रहेगा, 29,000 रुपये के आसपास में निफ्टी रहेगा, तो ये उसी समय पर आकर खरीदेंगे। जो FII ने हमारा 22,000 का निफ्टी बेचा है, 21,000 का निफ्टी बेचा है, 20,000 का निफ्टी बेचा है, 24,000 का निफ्टी बेचा है, वही FII 28,000 का निफ्टी आकर खरीदेंगे। और ये DII जो आज लगातार खरीदे जा रहे हैं, ये तब बेचेंगे। इस बात को नोट कर रख लेना। वे जो आएंगे 28,000 की हमारी निफ्टी होगी और तब जाकर वो खरीदेंगे। तो शेयर मार्केट है ये, मतलब इसमें ना ऐसा नहीं है, इमोशन नहीं चलता। देखो FII जब माल बेचती है तो उनके अंदर इमोशन नहीं होता। आपने सितंबर 2024 में देख लिया, आए दिन बाजार धड़ 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 धड़, किसी बाजार कोई सी रेट पे खुले बाजार नीचे, किसी रेट पे खुले बाजार नीचे, ये होता है क्योंकि FII के अंदर इमोशन नहीं होता है। FII को तो बेचना है और जब वो खरीदती है ना तो वो ये नहीं देखती किस रेट पे खरीदना है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो आप शेर खान के साथ जा सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्कशन पे लिंक दिया गया है, मेरी ब्रांच में खुलेगा। जो मोरल सपोर्ट होगी मैं आपकी करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जो भी क्वेरी रहे उसको कमेंट बॉक्स में जाके पिन कर दिया करें। डील जल्दी होने वाली है, हो सकता है 10-15-20 दिन के अंदर हो जाए। थैंक यू।